माना जा रहा है कि इस फिल्म को इस तरीके से बनाया गया है कि इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ये एक ऐसा विषय है जो ना कोई सरकार ऑफिशियली एडमिट करती है ना कभी करेगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। दंगल के बाद ये पहली बॉलीवुड की जेन्युइन हिट फिल्म है। मैं सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। बट हमारे यहाँ एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, ये पहली बार नहीं दिखाया गया, इसको क्लैरिटी से समझ लीजिए। ये तो पहली बार धुरंधर आई तो ये देश जान रहा है ना पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड था। दाऊद नेवर रूल्ड कराची। कराची पर वो आईएसआई और फौज के संरक्षण से रहा, हुकूमत नहीं कि उसने कराची पर अपराध की। उसके भाई की मौत पर वो चुप रहा, जिसके लिए रहमान डकैत रिस्पॉन्सिबल था। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। आप ये कह रहे हैं कि दाऊद से कहीं बड़ा रहमान डकैत था। लाहौर में जिसमें सचिन और धोनी ने मैच जितवाया था, मुशर्रफ मैच देख रहे थे और मैं मुशर्रफ के ठीक ऊपर वाले स्टैंड पे था और मुशर्रफ ने धोनी की हेयर स्टाइल पे कमेंट किया था। If you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट ये दो अलग अलग दुनिया हैं। पाकिस्तान की आवाम बेइंतहा मोहब्बत करती है हिंदुस्तान के लोगों से। उससे अच्छी मेहमान नवाजी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी आज तक। ये नफरत तो एस्टैब्लिशमेंट सियासत से निकल कर आती है, जिनको ट्रेन किया जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोलने के स्कूल चलाए हुए हैं वहां पर। बेनजीर, मुशर्रफ, बातचीत उनके साथ प्रोग्राम्स किए। नवाज शरीफ जब ये अपनी सियासत में नहीं होते पाकिस्तान में, तो ये आपको न्यूयॉर्क और लंदन में मिलेंगे। तो वहाँ बस एक है, एक ऊपर वाला क्लास है, वो इतना अमीर है कि आप सोच नहीं सकते। वो शेर पालते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। वही चौधरी वहाँ के जो एक तो वो है, और उसके बाद सबसे नीचे का तबका है। कभी ऐसा कुछ सुना बेनजीर पाकिस्तानी पुलिस, सेना, आईएसआई इन सब से कहीं ज्यादा वो रहमान डकैत पर भरोसा करती थी। बेनजीर को लगातार आईएसआई से बताया जा रहा था कि आप पाकिस्तान नहीं आइए और आपकी जान को खतरा है। अब बेनजीर जिद में थी कि नहीं मैं तो पाकिस्तान जाऊंगी, और अंततः वो गई। तो उन्होंने बताया था। अभी आपने जिक्र किया था सलमान खान और शाहरुख खान, कोई किस्सा बताइए ना उनका। आप तैयार है ना इनके जवाब देने के लिए? जो पूछे। सलमान से एक सवाल पूछा जिसपे वो बहुत बिदक गए थे। सलमान का हमेशा से भी छोटा सा घर है गैलेक्सी में, और वहाँ हम लोग मिले। आप समझ ही सकते हैं कि फिर कस के कहा सुनी हुई, बाद में हम लोगों की दोस्ती हुई। इवन कटरीना वो सरप्राइज, मैं पहली बार उससे मिल रहा था कटरीना से, कि सलमान एज अ फ्रेंड फ्रॉम द मीडिया। आपके हिसाब से बॉलीवुड में सबसे अच्छा शख्स कौन है? बॉलीवुड के लोग ज्यादातर दे आर फेल्ड पॉलिटिशियंस। सबसे पहला शत्रुघ्न सिन्हा, जिस तरह से उसने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया कि एक शिफ्ट में 5 घंटा 6 घंटा लेट पहुंचने के, उसी तरह से वो पार्लियामेंट तक आता था जब मंत्री था, उसके सवाल लगे होते थे हाउस में। शत्रुघ्न जी इधर देखिए। सर मैं, हाँ सर। बाकी अगर आप जनरलिटी में देखिए तो सनी देओल आ ही नहीं रहा है, उसको बीजेपी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के रखा है। उनके पिताजी को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था बीजेपी ने। जया बच्चन इज मोस्ट सीरियस। अब मनोज तिवारी को देख लीजिए, अब वो बड़े सक्रिय है। वैसे हम भी चुन के आए। रवि किशन, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस नहीं मिलेगा। और अगर मैं एक्ट्रेस का नाम जानना चाहूँ? आज हमारे साथ हैं अभिज्ञान प्रकाश, जो कि नेशनल और जियोपॉलिटिक्स के धुरंधर हैं। आज उनसे जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसमें जियोपॉलिटिक्स तो है ही, साथ ही साथ उसमें बॉलीवुड भी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। सर सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि धुरंधर फिल्म की चर्चा चारों तरफ है और बहुत लंबे टाइम से चर्चा हो रही है, लेकिन इस फिल्म के साथ एक शब्द जुड़ रहा है, वो है प्रोपेगेंडा या फिर एक खास नैरेटिव गढ़ने का। माना जा रहा है कि इस फिल्म को इस तरीके से बनाया गया है कि इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं 1% भी इस बात से एग्री नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं ये बात बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ। अभी हाल के भी एक पॉडकास्ट में एक इंटरैक्शन में गई थी कि पिछले कुछ सालों में अगर मैंने अंग्रेजी का, बिकॉज मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में काम करता हूँ, सबसे फटीचर शब्द कोई सुना है तो वो नैरेटिव। दुनिया की किसी ब्रांडिंग इंडस्ट्री में, यू नो, वेदर यू लुक एट द फिफ्थ एवेन्यू और न्यूयॉर्क की एडवर्टाइजिंग, आप देखो, ये बहुत अजीब सा शब्द है। ये क्यों निकल कर आया, कैसे निकल कर आया, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन ये कहना कि सब फलानी फिल्म से कोई नैरेटिव गढ़ दिया गया है, ये बात मुझे ज़्यादा हजम नहीं होती।
और मैं इसकी वजह भी बता देता हूँ। जी बड़ा क्लियर है कि जिसको ये फिल्म नैरेटिव लग रही है किसी किस्म का, वो नैरेटिव जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ शब्द ही को, तो वो फिल्म ना देखें। ठीक है। सिंपल है। मैं आपको पसंद नहीं करता तो मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं आऊंगा। जी मैं घर बैठ के आपकी आलोचना क्यों करूं? आप मत देखिए फिल्म। अब फिल्म तो जबरदस्त तरीके से देखी जा रही है और आप ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो दोनों में से कोई एक स्टैंड ले नहीं, लीजिए ना। देखिए इसमें तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जी, रीजन प्लीज। इसलिए कि पहले आप देखेंगे तब आप तय करेंगे कि नैरेटिव है या नहीं है, प्रोपेगेंडा है या नहीं है। तो देखना तो पहले बनता है, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते आप फिल्म देखिए मत। अग्रीड कि ठीक है। देखना साहब पहले बनता है, जी। आपने जाके देख लिया। अब 100 फिल्म देखने वाले अगर हैं तो उसमें से 70 ने पसंद की और 30 ने नापसंद की। ठीक है। तो 30 तो आगे जाके रिमेनिंग और 30 को बता सकते हैं कि मत देखिएगा, ये खराब है। फिल्म तो लोकप्रिय होती ही है। असलियत में कोई मार्केटिंग से फिल्म नहीं चलती है। जो फिल्में हिट होती हैं और ये जो झूठे आंकड़े दिए जाते हैं, इतने करोड़ का क्लब, उतने करोड़ का क्लब, अखबार के विज्ञापन खरीद के, ये सब बहुत बड़ी बॉलीवुड की नौटंकी है। आज की नहीं है, पुरानी है। जी। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केटिंग क्लब है ये फिल्मों का। तो इसलिए ये याद रखिएगा। ये मैंने एक बॉलीवुड मेरे अंडर में, मैं 2003 में एडिटर हो गया था मुंबई में, तो मेरी बहुत तगड़ी एंटरटेनमेंट टीम थी, क्राइम और पॉलिटिक्स के टीम के अलावा मेरे अंडर में। तो उसके एक बहुत शानदार रिपोर्टर है उज्ज्वल त्रिवेदी, मैंने उनसे क्रॉस चेक किया था। तो दंगल के बाद तकरीबन 11-12 साल के समय अंतराल के बाद ये पहली बॉलीवुड की जेन्युइन हिट फिल्म है। इज इट सो? जी, ये मुझे फिल्म इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट विशेषज्ञ ने बताया, जिस फिल्म को बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में और दुनिया जहान में देने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारा, अब वो दे रहे हैं अलग बात है, सेकंड नेचुरली बिकॉज एडवांस बुकिंग उसकी बहुत हुई है। तो ये इसका कोई निष्कर्ष निकाले, कोई इसको प्रोपेगेंडा कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, जवाब फिल्म तो हिट सबको है, अपनी राय फिल्म है। हिट लेकिन इस फिल्म के बारे में ये स्पष्ट कर दूं, इसने इंडस्ट्री को बचाया है, डूबती इससे हुई जिंदा किया बॉलीवुड को बचाया है। तो ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है, बिकॉज मैं बॉलीवुड जानता हूँ। जी, यहाँ सवाल ये आता है कि फिल्म हिट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, एंटरटेनमेंट अगर हम देखते हैं पूरे फुल सब कुछ है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, किरदार जितने बनाए गए लगता है कि उससे परफेक्ट हो नहीं सकता था इस कास्टिंग में। जी। वो सब कुछ बहुत परफेक्ट है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक हिडन एजेंडा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि जो राष्ट्रवाद का एक छौंक, एक तड़का इसमें लगा है। क्या उसकी वजह से फिल्म इतनी बड़ी हिट है? अगर वो चीज़ नहीं होती, वो इंसिडेंट नहीं डाले जाते जो पहले पार्ट में हम 3 मेजर इंसिडेंट देखते हैं, चाहे पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे फिर 26, बहुत सारी 3-4 घटनाएं इस तरह की दिखाई हैं, हाईजैक आपका वो वाला दिखाया है, कंधार वाला, उस तरह की घटनाएं अगर नहीं डाली जाती हैं, और सेकेंड पार्ट में तो क्लियर कट है, मोदी जी का भाषण है, तमाम चीज़ें हैं, तब भी फिल्म इतनी बड़ी हिट होती। अगर इस देश में मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं और वो भी लगातार विदाउट अ ब्रेक, और कोई फिल्म में वो अपीयर होते हैं, तो फिल्म क्यों ना हिट हो? मुझे ये बताइए। एग्री, फिल्म तो हिट है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि फिल्म हिट है। ठीक है, तो चलिए अब मैं काम करता हूँ, आपको वो फिल्में गिनाना शुरू करता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में, जिसमें बता सकता हूँ कि कांग्रेस का एजेंडा चलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हाजी नाम मस्तान का एजेंडा चलाया गया। जब सलीम जावेद ने दीवार लिखी और अमिताभ बच्चन को एक किरदार दिया जिससे वो इतने मशहूर हुए, ये बात मैंने उनसे भी चर्चा की थी। तो किरदार तो फिर आपने एक मतलब ग्लोरिफिकेशन किया था एक स्मगलर का। तो फिल्में हमेशा, मैं आपको हॉलीवुड की लेजेंडरी फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ। ऑलिवर स्टोन बहुत जाने जाते हैं इस तरह की फिल्में बनाने के लिए राजनीतिक विषयों पर। तो ये बहस का हिस्सा हमेशा रहेगा, और इस बहस से पीछे मुड़ने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत भी नहीं है। अगर ये आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी के एजेंडे की फिल्म है, तो बहुत अच्छा, और लोग देखेंगे इसको। कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखिए, आप मैं बिल्कुल तो सही ये फिल्म नहीं देखने जाऊंगा ये सोचते हुए कि ये किसी के एजेंडे की फिल्म है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक फिल्म की तरह देखूंगा, और अगर उसमें वो बातें मुझे ऐसी नजर आई तो हो सकता है मेरी राय कुछ अलग हो। लेकिन अगर ये जो लोग बता रहे हैं कि साहब ये प्रोपेगेंडा हो गया, ये प्रोपेगेंडा हो गया, तो अगली बार
और भी लोग बना ले प्रोपेगेंडा फिल्म, उसमें कौन किसको रोक रहा है? देखिए, मैं तो यहाँ पर एज ए पत्रकार आपसे सवाल कर रही हूँ। आपने जो जी, कहा जी। कि कांग्रेस के टाइम पे भी आई, तो बिल्कुल आई होंगी, हाँ। ठीक है। और मैं उसमें भी, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन अगर उस टाइम पे अब करती, आंधी गुलजार साहब ने बनाई इमरजेंसी के खिलाफ, ठीक है, उसमें किरदार जो खिलाफ। है जी, मतलब उसमें एक निजी जीवन की कहानी उठाकर उस समय उन्होंने, वो भी इंदिरा गांधी जैसी हस्ती। बड़ी नेता, उसके रिफ्लेक्शंस उसमें बताए गए। अब मैं ये जानना चाहता हूं, तो फिर जब गुलजार साहब को कहां से प्रोपेगेंडा की फंडिंग तब मिली होगी आंधी बनाने के लेकिन लिए? उनके खिलाफ बनाया गया ना, फेवर में नहीं बनाया गया। हाँ, उनके खिलाफ बनाया गया ना, तो खिलाफ तो मतलब खिलाफ तो ये हो गया, फिर इसका मतलब Opposite, जी, जी। उस समय है जब इमरजेंसी लगने के बाद किसकी सरकार आई थी? लेकिन सर चलिए यहाँ पर भी इसका, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो क्या जनता पार्टी ने बनवाई थी गुलजार से आंधी? यहाँ मेरा सवाल यही That आता है is my कि point. जी, अब मेरा सवाल यही है कि क्या आज, बिकॉज आपने इतने लंबे टाइम तक आप बॉलीवुड के बहुत क्लोज रहे और एज अ जर्नलिस्ट भी आपने बहुत काम किया है, तो उस टाइम पे ये मुमकिन था कि आप इंदिरा गांधी जैसे कद्दावर नेता को भी एक नेगेटिव इमेज में देते हुए फिल्म बना सकते थे? क्या आज की तारीख में ये पॉसिबल है कि हम मोदी जी को या बीजेपी के वरिष्ठ लोगों को इस तरह से दिखा पाएँ? नहीं, मेरे हिसाब से अगर कोई बनाना चाहे तो क्यों नहीं संभव है, बिल्कुल संभव है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन किस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, जी। लेकिन अगर कोई किसी ऐसे सब्जेक्ट पर काम करे तो क्यों नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर कोई प्रो फिल्म बनाकर उसको सफल कर रहा है तो आप उसकी दूसरे दिशा में भी जाकर फिल्म बनाइए, पर डिपेंड इस पर करेगा, निर्भर इस पर करेगा कि उसमें आपका तथ्य क्या है, आपकी कहानी क्या है, आपका कंटेंट क्या है, और आप जो फिल्में बनाने के नाम पर क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं उसके जरिए फिर आप दिखा क्या रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? मैं भी जो लोग कह रहे हैं वही सवाल आपके सामने रख रही हूँ। अगर हम लोग बात करें खुद बीजेपी के नेताओं के, तो असम के मुख्यमंत्री ने तो खुद कहा है कि ये ऐसी फिल्म है जिसका फायदा हमें होगा, और वो भी तब कहा जबकि चुनाव, असम में चुनाव हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों ने इस चीज़ को और हवा दी। हाँ, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, जी। इसमें मैं आपके साथ हूँ। देखिए, पॉलिटिशियंस को डायरेक्टली इस फिल्म पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फिर पर या वो किसी भी फिल्म उस पर। राजनीतिक हवा को और हवा दे रहे हैं जो ऑलरेडी इस फिल्म के स्वतः लोकप्रिय होने के बावजूद उसके खिलाफ चल रही है। मान लीजिए ये फिल्म नहीं लोकप्रिय होती तो कोई चर्चा नहीं होती। एग्री। तो मेरा अपनी ये निजी राय ये है कि पॉलिटिशियंस किसी भी साइड के, उनको इसकी बयानबाजी से बचना चाहिए। जी, फायदा होगा। भले वो अगर हम बीजेपी चुनाव की बात करें तो आप तो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो क्या फायदा होगा वाकई बीजेपी को इस फिल्म से? मुझे इतना बड़ा कोई फायदा होता नहीं नजर आता कि एक फिल्म बीजेपी का भाग्य तय कर दे किसी चुनाव में। ऐसा होता नहीं है। हाँ, धारणा जरूर बनती है, और बहुत लंबा इतिहास है। मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में भी मेरे बड़े अजीज क्लोज फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, धुरंधर में काम किया है उन्होंने। तो ना कोई फिल्मी किसी को चुनाव आज तक जिता पाया है, जी, ना आगे कभी जिता पाएगा। और बॉलीवुड वालों के तो बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, एक आध दो तीन नाम छोड़ के। थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो ये सब कहना, मतलब बॉलीवुड के लोग ज्यादातर दे आर फेल्ड पॉलिटिशियंस, हमेशा याद रखिएगा। तो ये इतना कनेक्शन इतना आसान नहीं है कि उन्होंने बयान दे दिया और असम का चुनाव पलट गया। आपने जो कहा कि बॉलीवुड के लोग दे आर फेल्ड पॉलिटिशियन, हाँ, अरे कितने उदाहरण। हाँ, मैं वही जानना चाहती हूँ। सबसे पहला शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ, मतलब सबसे, जैसे कहते हैं कि जिस तरह से उसने काम किया, और ये सब मैं पहले भी कह चुका हूँ उसके बारे में, जिस तरह से उसने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया कि एक शिफ्ट में 5 घंटा 6 घंटा लेट पहुंचने के, उसी तरह से वो पार्लियामेंट तक आता था जब मंत्री था, उसके सवाल लगे होते थे हाउस में। तो इस तरह के नॉन सीरियस है। एक आध दो नाम आप छोड़ लीजिए, जैसे सुनील दत्त साहब थे, उनकी अपनी इज्जत थी। राज बब्बर ने बल्कि ग्राउंड पे बहुत काम किया, लोकसभा इलेक्शंस जीते हैं। तो बाकी अगर आप जनरलिटी में देखिए तो फिर कोई आया राज्यसभा से चला गया, अब अटेंडेंस ही नहीं है, कोई सनी देओल आ ही नहीं रहा है, उसको बीजेपी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के रखा है। उनके पिताजी को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था बीजेपी ने। जयप्रदा को कैसे देखते हैं आप? जयप्रदा टोटली नॉन सीरियस। जया बच्चन इज मोर सीरियस। वो थोड़ी वोकल है, अपनी बात रखती हैं, उनकी पार्टी भी उनको इसकी इजाज़त देती है, तो वो थोड़ी सीरियस है। जावेद साहब जब थे तो वो थोड़ा गंभीर थे, और फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक के उन्होंने मुद्दे छेड़े, तो ये और फायदा भी हुआ, फायदा भी हुआ। बट ये बहुत कम नाम है। जनरलिटी में आप देखिए तो वो एक किस्म से अपर हाउस को एक समय में ऐसा बना दिया गया था कि मतलब इलीट मेंबर्स क्लब है, कि राज्यसभा का मतलब है कि वहाँ पर बौद्धिक लोग हों, वहाँ से देश की नीतियों के निर्णय हों। तो इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री को एक लेवल के बाद, एक स्तर के बाद गंभीरता से नहीं लिया जाता।
आप मनोज तिवारी को देख लीजिए, अब वो बड़े सक्रिय है, वैसे ऐसा नहीं सक्रिय नहीं है, लेकिन उनको वो राजनीतिक या कोई मैं दूसरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है जो भोजपुरी फिल्मों से है, क्या कह रहा है, रवि किशन। बट इन लोगों को वो एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस नहीं मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा जो है बौद्धिक लोगों के लिए है, तो फिल्म इंडस्ट्री में बौद्धिक लोग नहीं होते हैं? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में बौद्धिक लोग नहीं होते ऐसा नहीं है, बहुत बौद्धिक लोग होते हैं, लेकिन जिनको राज्यसभा अलग अलग कारणों से लाया जाता है, जो कि ग्लैमर फैक्टर होता है, फेस फैक्टर होता है, उसका बौद्धिकता से बहुत कम लेना देना है। तो ग्लैमर की वजह से उनको एंट्री मिलती है। हाँ, और किस लिए लाया जाता है, इसलिए उनको लाते हैं। चूँकि हम इसमें जो एक दूसरा मुद्दा आता है नैरेटिव के अलावा, वो आता है कि बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई गई है फिल्म के अंदर, जिस तरीके से एकदम मतलब शायद आई थिंक उस लेवल के कह तो दिया गया कि 18 साल से नीचे के लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन शायद किसी के लिए भी उसको एक्सेप्ट करना या एडजस्ट करना उसके साथ बहुत आसान नहीं है। देखिए, हिंसा, अभी तो सेंसर बोर्ड का प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि उसका मानक है तय करना कि वो क्या रिलीज करता है और क्या नहीं रिलीज करता। अगर कोई कंटेंट किसी भी फिल्म का हिंसक है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, और उस जगह और पाकिस्तान की तमाम यात्राएं करने के बाद, कराची को जानने के बाद, इस्लामाबाद, लाहौर, इस जगह अच्छे से जानने के बाद, ये तो सच है कि जो कराची की, जैसे मैं उसकी हमेशा तुलना की है मुंबई के साथ, जो उसकी स्ट्रीट वायलेंस थी, और ये तो पहली बार धुरंधर आई तो ये देश जान रहा है ना, पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड था, तो पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड जो है वो धुरंधर के आने का इंतजार नहीं कर रहा था, वो बहुत सालों से है, आज से नहीं है। और उसके बारे में पाकिस्तान के सारे बड़े जर्नलिस्ट हों, राइटर्स हों, फिल्म मेकर्स हों, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हों, कौन नहीं जानता। 2008 में मैंने पहली बार रहमान डकैत के बारे में सुना था, तब तो मुझे नहीं पता था, 2008, तब तो मुझे नहीं पता था कोई धुरंधर फिल्म बनेगी। अब वो प्रोपेगेंडा हो गई, ये हो गई, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अगर आप जो लोग पाकिस्तान नहीं गए हैं तो वो अपनी जो राय रखें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, अपनी अपनी राय रखें। लेकिन ये तो मैं साफ साफ कहूँगा ना कि बहुत कुछ जो उसमें दिखाया गया है वो है वहाँ की हकीकत। बहुत लंबा इतिहास है मुंबई की तरह, वहाँ के अपराध का, वहाँ के अपराधियों का नेक्सस पॉलिटिशियंस के साथ, अपराधियों को संरक्षण पॉलिटिशियंस का, ये सब पाकिस्तान और कराची और लायारी की बहुत पुरानी कहानियां। ये कोई कहानी नई नहीं है। जी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ बार बार, चूंकि लोग जानते नहीं इसलिए पहली बार देखा ना उन्होंने। आज आपने कहा कि 2008 में आपने पहली बार जिक्र सुना रहमान डकैत का। कब और कहाँ? ये मैंने, देखिए, एक समय में आप लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छे से, तो पत्रकारों का बड़ा आपस में संपर्क रहता था, मिलना जुलना भी होता था, स्वाभाविक है, यात्राएं भी होती थी। और चूंकि कराची एक बिजनेस सेंटर है, ठीक मुंबई की तरह, पोर्ट सिटी है, समुद्र है उसके बगल में, इसीलिए स्मगलिंग का रास्ता है, अपराध का रास्ता है। तो जिक्र होता था भाई कराची को कौन कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने एक इंटरव्यू में कही है, वो समझ नहीं पाए उसको लोग, आज आपके साथ रिपीट करता हूं। दुनिया का सबसे वांटेड आदमी और हमारे लिए सबसे वांटेड आदमी दाऊद इब्राहिम। गौर से सुनिएगा इस बात को, और वो भी लोग सुने जो फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। मैंने कहा मैं उनको काट नहीं रहा हूं, पूरा अधिकार है सबको अपनी बात रखने का। जब वो आदमी इतना ताकतवर, उससे जब ये संदेश मिलता है कि दुबई की सड़कों पर उसके गैंग वॉर का खून खराबा नहीं होगा शरद शेट्टी की मौत के बाद, मैंने बहुत करीब से अंडरवर्ल्ड को देखा, कवर किया है। आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया। जी, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया। फिर वो कहाँ आता है? कराची। लेकिन दाऊद नेवर रूल्ड कराची। अब फर्क देख रही है? What was the reason? रीजन ये लोग थे, the other gangs। अब आप सोचिए, पूरे एक क्षेत्र पर हुकूमत करने वाला अपराध की दाऊद इब्राहिम, उसने वो कराची पर हुकूमत नहीं करवाया। कराची पर वो आईएसआई और फौज के संरक्षण से रहा, हुकूमत नहीं की उसने कराची पर अपराध की। और ये बातें लिखी कही जा चुकी हैं पहले ही कि उसके भाई की मौत पर वो चुप रहा, जिसके लिए रहमान डकैत रिस्पॉन्सिबल था। तो आप सोचिए, जिसने दुश्मनी में कितने लोगों को मुंबई में मरवा दिया, हम उस दाऊद इब्राहिम की बात करें। अब आप सोचिए कि ये कराची का जो सो कॉल्ड माफिया था, और इसके भी पूरे इतिहास में मैं जा सकता हूँ, ये कहाँ से शुरू हुआ। ये कह रहे हैं कि दाऊद से कहीं बड़ा रहमान डकैत उनका
चाहे रहमान डकैत हो या बाकी माफियाज हो, हालांकि तो एक नाम है क्योंकि जी उस फिल्म से चूंकि चर्चा हाँ, में उनके आया। भाई के जिक्र लेकिन के लिए। कहने का मेरा मतलब है कि इतना लंबा और गहरा इतिहास है। दूसरी बात जो आपके पॉडकास्ट के जरिए लोगों को समझना है कि पाकिस्तान की भी सोसाइटी और सिस्टम में भयानक करप्शन के आरोप लगे हैं। सत्ता के साथ अपराधियों की साठगांठ, पुलिस के साथ अपराधियों की साठगांठ। जी, असलम जी। चौधरी के इंटरव्यूज जाके यूट्यूब पे देखिए ना, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो असलम चौधरी पर आरोप क्या है? यही तो है बिल्कुल बिल्कुल। कि आप इतने ताकतवर पुलिस वाले क्यों बने घूम रहे हैं, बहुत सारे और हैं, आप असलम चौधरी क्यों बने घूम रहे हैं, यही है ना आरोप। हाँ, सत्ता मूवी में भी अब दिखाया। सोचिए अगर वो असलम कहीं- चौधरी के बारे में मैंने कितना सुना और पढ़ा तब होगा। तो हर अखबार में उनके बारे में लिखा गया, हर चैनलों में उनका इंटरव्यू। अब वो सब समय की बातें बताया, तो मैंने जब आदित्य थे स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि वो आगे जाके कोई फिल्म बनाएंगे। तो ये बातें, ये सब मेरा बार बार ये स्ट्रेस करने का पॉइंट रहता है कि बहुत पुरानी है। और अंग्रेजी का एक शब्द है फोकलोर, जैसे हमारे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज फोकलोर है, राइट। किस्से कहानियां कितना हैं, उसमें अच्छी सच है, you तो never वैसे know। ये भी वहां की किस्से कहानियां हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां की किस्से कहानियां नहीं है। जी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, फिर आप उसको कंपेयर करिए, मुंबई में अंडरवर्ल्ड की प्रेजेंस के स्पेसिफिक इलाके रहे हैं। मुंबई जब दूसरे हिस्से में आई, यानी कि नवी मुंबई और दूसरे घाटकोपर और ऐसे इलाके बने, तब भी एक हिस्से में प्रेजेंस थी और एक पुरानी मुंबई थी। ठीक है, तो पूरा भाई कला और ये सब, हाँ, मतलब बहुत मैंने सारे भी इलाके। हाँ रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इस जी पे, जी, then I तो got मैं to know। पूरा अब उसमें बहुत, ये पॉडकास्ट 20 घंटे का, जब लोग मर जाएंगे बोरियत से, मैं सारी कहानियां सुनाने लगूं आपको। जी, तो लगता है सीरीज चलानी पड़ेगी हमें। हाँ, सीरीज चलेगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानियां, ये इतनी सरल कहानियां नहीं है। ये व्हील्स विद इन व्हील्स है, राजनीति की तरह, एक कहानी के पीछे दूसरी है, दूसरी के पीछे तीसरी है। वैसे ही जी। लायरी कराची के उन इलाकों में है जहां पर अपराध का गढ़ बना वो, और बहुत लंबे वक्त से बना। आप लियारी गए हैं? हाँ? लियारी आपने विजिट किया है? नहीं, मैंने सुना है, मैंने लियारी खुद विजिट नहीं किया। कराची तो गया हूं, बट लियारी खुद विजिट नहीं किया। बट उसके बारे में बहुत, मतलब कुछ इलाके होते हैं, किसी शहर में आप जाइए, विदेशों में आप जाते हैं ना, शहरों में कहा जाता है साहब डाउनटाउन में ये है वो है, तो उस तरह का इलाका है। तो ये कोई भी चीज सार्वजनिक जानकारी के हिसाब से, जब आज हिंदुस्तान की जनता जान रही है, ये कोई भी बातें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नई नहीं है। नोन लायरी इलाका था माफिया और क्रिमिनल इन्फेस्टेशन का बहुत लंबे समय से, जी। जैसे मुंबई के कुछ इलाके हैं, ठीक वैसे ही। जैसे मूवी में एक डायलॉग है ना कि लियारी पे जो राज करेगा वही कराची पे राज करेगा। हाँ, हाँ। तो आई थिंक ये वही चीज़ है जो आप बता रहे जी, हैं जी। कि वहाँ पे इतना ज़्यादा जी, गैंग्स थे और उन्हीं के इतना होल्ड था कि उन्हीं की वजह से बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होती थी। लेकिन 4 घंटे की फिल्म, पहली वाला पार्ट 3.25 घंटे करीब का, दूसरा 4 घंटे का, तो ये 8 घंटे की फिल्म जब बनाई गई होगी तो क्या फिल्म का बजट इतना बड़ा रहा होगा? कुछ एनी आइडिया कि ये फिल्म जिस तरीके से सामने आई ये वैसे ही प्लान की गई मैं थी आपको या एक कुछ पक्के तौर पर बात बता सकता हूँ, प्रियंका, इसका कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था पहली वाली फिल्म का। अच्छा। बट नेचुरल है, जब पहली वाली इतनी बड़ी सफलता हो गई और जो भी इन्वेस्टर थे, तो ऐसे तो कोई दुनिया में नायाब तरकीब कहीं और मिल नहीं सकती ना कि आपका, मेरे ख्याल में 10 करोड़ का 100 करोड़ हो गया होगा किसी का इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टर ने, फाइनेंसर ने लगाया Right. होगा। तो इतना चमत्कार कहाँ होता है इस दुनिया में। तो पहली के हिट के बाद देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मनी ना। और दूसरा, जो मैं बार बार आपको बॉलीवुड सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, जी जी। इसको आप एक अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आप समझिए इसको, क्योंकि सेंटिमेंट ना इंडस्ट्रीज को ड्राइव करता है। अब किसी जगह का सेंटिमेंट पिछले 4-5-6 सालों से बहुत लो है। राइट। कुछ फिल्में आती हैं, शाहरुख की कुछ फिल्में हिट हुई और फिर कुछ लो बजट फिल्में अच्छी चलती हैं, बट एक जेनेरिक सेंटिमेंट और एक्सूबरेंस होती है ना, बॉलीवुड इज नोन फॉर दैट ना, जो कभी रहा है एक टाइम पे। उसका एक स्टाइल है, एक शहनशाही तरीका था, वो चीजें ओटीटी की वजह से डाइल्यूट हो गई, लोग Right. घबराने लगे, एक्टर्स बहुत अच्छे अवेलेबल थे, स्टार फैक्टर्स रिड्यूस हो गए, तो बहुत सारी चीजें थी। पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको इस फिल्म ने एकदम से लिफ्ट कर दिया। तो फर्स्ट फिल्म, मैं आपको बता सकता हूँ, इट्स नॉट अ हाई, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, बट वो बहुत हाई बजट फिल्म नहीं है। सेकंड तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट
इतनी सक्सेसफुल हो गई। हाँ, बट इसमें देख के तो ऐसा लगता है कि सेकंड भी ऑलरेडी तैयार ही थी, अब रिलीज में एक्स्ट्रा कुछ किया गया वो अलग बात है, लेकिन मेकिंग उन्होंने जो more or भी किया less- होगा जी। टेबल पे पोस्ट प्रोडक्शन में कि यू कैन, जैसे टेलीविजन में होता है कि जी। आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी कंटेंट को एडिटिंग टेबल पे, तो फिल्मों का भी वो दौर आ गया है। जी, अभी आपने जिक्र किया था सलमान खान और शाहरुख खान का, कि आपके काफ़ी करीबी ताल्लुक हैं, दोस्त हैं, कोई किस्सा बताइए ना उनका जो आपसे शाहरुख जुड़ा के हो या साथ तो हमने बहुत शूट किया है। सलमान के कितने किस्से बताओ, तो बहुत सारे किस्से हैं। जो आपको लगता है कि हाँ ज़रूर बताना चाहिए। जो मुझे याद आता है, 20 सितंबर सन 2002, अब सोचिए कितनी पुरानी बात है ये, को मैंने सलमान खान का इंटरव्यू किया था, ओके, और ऐसे हालात में इंटरव्यू तब किया आप था। एनडीटीवी में थे शायद। जी। जी। हम लोग स्टार न्यूज़ प्रोड्यूस करते थे, और ऐसे हालात में किया था कि सलमान इंटरव्यू देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो पैरवी कहीं और से लगवाई थी, और मैं सलमान को जानता भी नहीं था। पहली बार हमारी मुलाकात हुई, और सलमान पर आरोप था शराब पीकर 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का। तो बहुत कस के मैंने उनकी सवाल जवाब हमारे हुए उनसे, मेरे और सलमान के बीच। और उसके बाद सलमान जब ख़त्म हुआ इंटरव्यू, तो उन्होंने कान में आकर धीरे से गले लगते हुए शिकायत भी की कि मैं बड़ा, मतलब आई वॉज वेरी टफ ऑन हिम। वो उन्होंने हिंदी में क्या कहा वो तो मैं नहीं रिपीट कर सकता। फिर शाम को हम लोगों की मुलाकात हुई, और बंटी वालिया हमारे एक दोस्त थे, सलमान के भी दोस्त थे, वो और एक और व्यक्ति। सलमान का हमेशा से वही छोटा सा घर है गैलेक्सी में, और वहाँ हम लोग मिले, और आप समझ सकते हैं कि फिर कस के कहा सुनी हुई, और बहसबाजी हुई, और बड़े किस्से हुए उसके बाद, और बड़े लोगों के फ़ोन आने लगे। तो आपको और उन्होंने इनवाइट किया था अपने घर पर? जी, अपने घर पे इनवाइट किया था रात को, और फिर उनका परिवार आ गया था, और मैंने कहा इंटरव्यू तो चल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो उसमें सलमान साहब से मैंने तो पूछा कोई था क्या फ्रेंडली इनविटेशन तो नहीं रहा होगा, कुछ अपने खुन्नस निकालने के लिए बुलाया होगा? तो उस इंटरव्यू में मैंने, अब याद आ रहा है मुझे, मैंने सलमान से एक सवाल पूछा जिस पे वो बहुत बिदक गए थे। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आपने शराब पीनी छोड़ दी? तो सलमान ने बड़े स्टाइल से कहा येस्टरडे, अंग्रेजी बोलते हुए। तो मैंने कहा अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, शी लिफ्ट इट येस्टरडे। अब दिक्कत ये हो गई कि शाम तक बहुत सारे लोगों ने इस बात पर रिएक्ट किया कि केस तो चल रहा है शराब पी के गाड़ी से लोगों को ठोक देने का। इंटरव्यू में ये बता रहे हैं कि इन्होंने येस्टरडे शराब छोड़ दी, और वो इंटरव्यू पूरे दिन चला चैनल पे। उस समय हमारा चैनल काफ़ी लोकप्रिय था, तो शाम तक तो बवाल कर गया। अब नेचुरली वो चाहते हो तो यही थे, उनकी मन में रहा होगा उस समय कि हट जाए, हटने का तो नाम ही, मतलब हटने का तो सवाल ही संभव नहीं था। बहुत लोगों का फ़ोन आया, महेश भट्ट का फ़ोन आया, अरे बहुत सारे लंबे किस्से हुए। फिर वो याद चला, दोस्ती कैसे हुई? फिर बाद में हम लोगों की दोस्त हुई, क्योंकि मैं काटर रोड बांद्रा में रहता था, और मेरे एक साइड पे संजू रहता था, और उसकी दूसरे साइड पे सलमान रहते थे। फिर 2002 में ही मेरी संजू से दोस्ती हुई, और ये लोग, तो फिर वो पूरा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, और हम लोग सब कॉमनली मिलने लगे। और सलमान ने फिर मेरी खूब खिंचाई की है, मतलब हंसी मजाक में ही नेचुरली। लेकिन मैं किसी रेस्टोरेंट से निकल रहा होता था, ऑलिव्स एक जगह थी बड़ी लोकप्रिय बांद्रा में, हम लोग अक्सर वहाँ जाते थे, ये भी लोग, इनके भी फ्रेंड्स ये मिलते थे वहाँ पे। तो सलमान हमेशा कोई ना कोई कमेंट मेरे पीछे ज़रूर करते थे। तो एक बार वो एनडीटीवी आया, हाँ अब याद आ गया मुझे, एक बार वो एनडीटीवी के ऑफिस आए, और ज़ोर ज़ोर से सीढ़ी पे चढ़ते हुए चिल्लाने लगे, वेयर इज़ माई फ्रेंड अभय ज्ञान। सो उन्होंने मुझे बताया कि योर फ्रेंड इज़ कम। तो मैंने कहा कौन? बोले सलमान। तो कहा है, तो देखा वो सीढ़ी जा रहा है। तो नेचुरली उनके और हमारी कुछ कॉमन ख़राब आदतें हैं, तो वो चलो बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो ऐसा था कि मतलब पता नहीं कौन सा प्रोग्राम में कर रहा था, और ये आके मेरे स्टूडियो में बैठ गया। और सारे लोग जो जिसने इनको अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया था, जिस भी शो के लिए आए होंगे, वो परेशान, ये मेरे स्टूडियो में लाइव बैठ गया आके। तो मैं कह रहा हूँ यार, तुम्हें क्या पूछो, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा होगा, मेरा डेली शो होता था न्यूज़ पॉइंट, तो उसमें जाके बैठ गए। सलमान को ढूंढ रहे हैं, वो मेरे लाइव शो में आके बैठ गए। अब मैं भी लाइव शो में बैठे आदमी को क्या बोलूं, उठ के चले जाओ। तो वो भी सलमान खान, तो वो जो पीसीआर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, वो भी परेशान, ये कैसे आ गए। नहीं, like तो यही मेरा सवाल था। आपने कहा कि सलमान एक अच्छे इंसान हाँ, हैं। एक बार और इंसिडेंट, आई थिंक प्रणॉय के रूम में, मुझे याद नहीं। हाँ, सलमान ने मुझे पहली बार कटरीना से मिलवाया। ओके।
और मेरे शो के लिए सलमान कटरीना को साथ लेके आए थे, तो इवन कटरीना वो सरप्राइज, अब मुझे ये कहानी याद आ गई, हाँ इवन कटरीना वो सरप्राइज, मैं पहली बार उससे मिल रहा था कटरीना से, कि सलमान एज ए फ्रेंड फ्रॉम द मीडिया, क्योंकि सलमान के भी ख्यालात मीडिया को लेकर मेरी तरह हैं, तो सलमान के हैं समझ में आता है, लेकिन आपके हैं मीडिया में इतना लंबा टाइम काम करने के बाद, ये थोड़ा स्ट्रेंज है। नहीं, मेरे तो बहुत ही ख़राब है, मतलब मीडिया के बारे में मेरी राय। जी, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपने कहा कि सलमान एक अच्छे इंसान हैं, आप इतने सारे लोगों को करीब से जानते हैं, आपके हिसाब से बॉलीवुड में जिन लोगों को आप जानते हैं सबसे अच्छा शख्स कौन है? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, कुछ लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। नंबर 1 नेम इज़ फॉर मी देव साहब। बहुत कम लोग जानते हैं मेरी देव साहब से बड़ी दोस्ती थी, हालांकि इतना बड़ा जेनरेशन गैप था और मैं उनको मिलने जाता था। पॉलिटिकली बहुत अलाइव व्यक्ति थे, सोशली बहुत अलाइव व्यक्ति थे, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी। और उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की क्या क्या मदद की, अरे बड़े किस्से हैं देव साहब के, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। शमी अंकल के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, एक वेडिंग में लंदन में साथ में थे, वो भी बहुत बड़ा एज गैप था, बट वेरी फनी मैन। तो शमी अंकल उनको बहुत अच्छे लगे, शमी कपूर उनके साथ बहुत वक्त बिताया। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। बच्चन साहब से मैं बहुत अजीज़ हमारे लिए रहे हैं, वो एक अलग है, बट मैंने 2012 में एक बार पूरा 13 एपिसोड्स का सीज़न किया था कौन बनेगा करोड़पति के लिए, तब शो पीक पे था अपनी। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, उस समय अक्सर मिलना जुलना होता है, चाय भी बातचीत होती है। तो 2-3 लोग ऐसे हैं जो ऐसे तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। विनोद खन्ना, उनसे भी बड़ी हमारी दोस्ती हुई। और अगर मैं एक्ट्रेस का नाम जानना चाहूँ? एक्ट्रेसेस का मतलब सम आई हैड रिलेशनशिप विद, तो उनके बारे में तो नेचुरली, बिकॉज आपकी अगर किसी से पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो दैट बिकम्स अ डिफरेंट स्टेटस। और बाकी नहीं, इंटरेस्टिंग विमेन, मतलब सम ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग। विद्या बालन, वेरी इंटेलिजेंट वुमन। मुझे दीपिका बहुत पसंद आई। ये सब लोगों के साथ मैंने शूट किया है, बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो आई लाइक वो बहुत। किस तरीके से, एज ए प्रोफेशनल, या जैसे आपने इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ किया उस तरीके से? इंटेलिजेंस है कि आपको पता चल जाता है ना किसी से बातचीत करके, मैनरिज्म से, उनके अच्छा ये भी मैं बता दूं कि बहुत मतलब तकरीबन सभी हीरोइनों को मैं मिल चुका हूँ, और उसमें से 99% कोई हीरोइन टाइप नहीं होती, जैसा कि लोग दुनिया वाले सोचते हैं बाहर आजकल सोशल मीडिया में। वो वाली ज़्यादा होती हैं जो वानबी हैं, जो बनना चाहती हैं, बट जो जेन्युइनली अपने मकाम को हासिल कर चुके हैं, बहुत नाम है। माधुरी को तो मैंने जब उसकी कमबैक था, हाँ, तो उसको तो डांस करवा दिया था मैंने स्टेज पे अपने शो में, यू हैव टू डांस। तो शी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वुमन। तो ऐसे तो बहुत सारे, क्या कितनों का नाम मैं लूँ जी। तो पता चल जाता है आपको। जब मैंने शूट किया था विद्या बालन के साथ या दीपिका के साथ या इस तरह, तो आपको पता चल जाता है कि दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि उनमें थोड़ा एक एक्स फैक्टर होता है जो शायद आपको बाकी में नहीं दिखे, और वो सही भी साबित होता है उनके करियर्स के साथ जी। तो अब पुरानों का तो मैं नहीं जानता नेचुरली। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और आई थिंक घंटों हम बात कर सकते हैं, लेकिन वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी। आप तो बहुत बार पाकिस्तान गए हैं जी, और कैसा अनुभव रहा आपका पाकिस्तान एक देश के तौर पे, एक समाज के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे? अरे जैसा कि सब लोग कहते हैं, अभी मैं कहाँ सुन रहा था, सनी देओल को कहते हुए, और सही कह रहा था, वो गलत नहीं, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट, ये दो अलग अलग दुनिया हैं। जी। पाकिस्तान की आवाम बेइंतहा मोहब्बत करती है हिंदुस्तान के लोगों से, उससे अच्छी मेहमान नवाजी, उन लोगों से बेहतर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी आज तक। फिर नफरत कहाँ है? ये नफरत तो एस्टैब्लिशमेंट, सियासत से निकल कर आती है, जिनको ट्रेन किया जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोलने के स्कूल चलाए हुए हैं वहाँ पर, ये उनका खेल है। जी। आम पाकिस्तानी वो इतनी मोहब्बत करता है, आप सोच नहीं सकते, आपकी फिल्मों से, आपके संगीत से, और वो खुद बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, उनकी फिल्में, सीरियल, संगीत सब हमारे जैसा ही है। मैं लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ, बनारस में मेरा जन्म हुआ, अब लाहौर के पुराने इलाकों में जाइए, लखनऊ के पुराने इलाकों में जाइए, इतनी सिमिलैरिटी है, मैं क्या बताऊँ। मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ, मैंने 18 साल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, दैट इज़ हाउ आई केम इनटू राइटिंग, इनटू जर्नलिज्म। तो मैं म्यूज़िक और पोइट्री और राइटिंग बैकग्राउंड का आदमी हूँ, तो
बहुत लाजमी, मुझे पाकिस्तान के लोग बहुत पसंद आए, वहाँ के म्यूजिशियंस बहुत पसंद आए। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री दिखाने वाला मेरा एक दोस्त था अली अजमत, जुनून एक उनका बहुत लोकप्रिय बैंड था, उसका लीड सिंगर, तो उसके साथ मैंने बहुत उसका एक गाना बड़ा पॉपुलर था, सयोनी, हाँ बहुत पॉपुलर था, तो उसके थ्रू मैंने पाकिस्तान बहुत देखा। तो यही है। अब दूसरा हिस्सा बिल्कुल ही अलग है। आप इस्लामाबाद में चले जाइए पार्टियों में या किसी के घर में, तो वैसे बड़ी खूबसूरत शहर है इस्लामाबाद, लेकिन उनका पूरा वो फौज का शहर है, वहाँ एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उनकी बातें अलग हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, तो यही है फ़र्क। आम इंसान के लिए तो बिल्कुल ही अलग है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और के आवाम और एस्टैब्लिशमेंट में। तो आप अगर क्योंकि आप एज अ जर्नलिस्ट आपने बहुत लंबा टाइम काम किया और पाकिस्तान भी विजिट किया, पाकिस्तान के किस किस प्रधानमंत्री से आप मिले और कैसा अनुभव रहा? मतलब प्रधानमंत्री तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन पॉलिटिशियंस उनके जो प्रधानमंत्री सबसे तो याद नहीं, बेनज़ीर, मुशर्रफ, इमरान, नेचुरली इमरान के साथ मैंने दिल्ली में शोज़ किए हैं। इमरान तो आपको पता है काफ़ी आते थे इंडिया, तो अच्छी पॉपुलर भी थे इंडिया में, बहुत पॉपुलर थे, तो अच्छी उनसे बातचीत थी, उनके साथ प्रोग्राम्स किए। नवाज शरीफ, हाँ, क्योंकि अच्छा ये लोग के साथ तो मिलना इंडिया में ज़्यादा प्रधानमंत्री तो बने आगे, अब बात यह है कि इनसे तो ज़्यादा मिलना आपको आसान होता था जहाँ मैं मिला लंदन में ना, क्योंकि ये सब तो आधे तो लंदन में ही होते हैं, जब ये अपनी सियासत में नहीं होते पाकिस्तान में, तो ये आपको न्यूयॉर्क और लंदन में मिलेंगे, तो सबसे आसान होता है कि इनके आपके कॉमन कोई ना कोई दोस्त यार निकल आते हैं। पाकिस्तानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दुनिया में सबके होते हैं, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, तो वहीं पे आपकी मुलाकातें हो जाती हैं। वो मतलब बड़े एक्सेसिबल है, तो वैसा कुछ है नहीं अलग। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं कि मतलब इंडियंस को लेके पहले से कोई उनके मन में एक धारणा है और उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है या कुछ ऐसा? ना ना, बिल्कुल नहीं। होती है, बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, और एक बार मेकअप रूम में इमरान से बड़ी शो से एक पहले बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी। इमरान के बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं अपने और कुछ मसलों को लेकर, बट ये नहीं है कोई नेगेटिविज्म नहीं है, नहीं। क्योंकि आमतौर पे तो देखिए जिसने विजिट नहीं किया है, जितना हम सुनते हैं समझते हैं, उसमें तो यही चीज़ें ज़्यादा आती हैं कि एक बड़ी नफरत, एक खुन्नस है भारतीयों को लेकर के, और उतना नहीं, सब बनाई हुई बातें। आम जनता का वो एस्टैब्लिशमेंट का वो अरे मैं आपके एक मैच का आप किस्से सुनना चाहती हैं, आपने इतना लंबा कर दिया इसको, नहीं तो ऐसे ऐसे किस्से। मैं उस मैच में मौजूद था और क्या माहौल रहा होगा, क्या शानदार सचिन ने बैटिंग की लाहौर में, जिसमें सचिन और धोनी ने मैच जितवाया था। मुशर्रफ मैच देख रहे थे और मैं मुशर्रफ के ठीक ऊपर वाले स्टैंड पे था, और मुशर्रफ ने धोनी के हेयर स्टाइल पे कमेंट किया था, और एक हिस्से में सारे पाकिस्तान के लोग थे और एक हिस्से में सारे हिंदुस्तान के लोग थे, और अंततः हमने मैच जीता। तो ऐसा नहीं है, मतलब you're watching a match in Pakistan and India is winning, and your two top players, which is Sachin Tendulkar and Dhoni, are making India win. Musharraf is sitting there and watching. तो इसका क्या माहौल हो सकता है अगर आप उसकी बात करें कि साहब क्या बड़ी कड़वाहट, ऐसा नहीं होता। जी जी, नहीं अभी आपने जिक्र किया कि जब ये लोग पाकिस्तान में नहीं होते हैं तो फिर आपको या तो न्यूयॉर्क में मिलेंगे, आपको दुबई में मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे। अब पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन तो यह था कि बहुत गरीब देश है। नहीं, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ का ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, यही सबसे अच्छा प्रश्न है, यही तो हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। वहाँ बस एक है, एक ऊपर वाला क्लास है, वो इतना अमीर है कि आप सोच नहीं सकते। वो शेर पालते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। शेर पालते जी जी जी, वही चौधरी, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स है, पंजाबी लैंडलॉर्ड्स, जहाँ जिस खानदान से असलम चौधरी भी आते हैं, तो एक तो वो हैं, और उसके बाद सबसे नीचे का तबका है। तो पाकिस्तान में एक डिफेंस कॉलोनी है लाहौर में, यहाँ की तरह उसका भी नाम है डिफेंस कॉलोनी, वो सबसे अमीरों का इलाका है। तो उस डिफेंस कॉलोनी में कई बार रुका हुआ हूँ, और उसी डिफेंस कॉलोनी से 10-12 किलोमीटर दूर कसाब का घर है। तो बिल्कुल मुंबई जैसी कहानी है कि एक अरबपति का घर है और बराबर में और नीचे चौल, वैसी कहानी है। तो पाकिस्तान में या तो हाई क्लास है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शॉपिंग तक नहीं करता, बहुत वहाँ की महिलाओं से मिला और पुरुषों से मिला और पार्टियों में गया, और पार्टी भी वो पूरी रात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनकी हाई सोसाइटी मुंबई वगैरह मैंने देखने के बाद आपको आराम से बता सकता हूँ कि हमसे 100 साल आगे अभी भी। तो ये सब खाली धारणाएं हैं जो पाकिस्तान के बारे में बनाए। महिलाओं के लिए भी उतनी फ्रीडम है? हाँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल
वो बिल्कुल, वो आप घर में अंदर जाने के बाद अलग माहौल है। पूछिए किसी से, वसीम अकरम को बुला के पूछ लीजिए, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ आपको, जो वहाँ के पार्टी किंग्स हैं, उसमें से खुद ये तो इमरान एक ज़माने में तो आप सोच ही सकते हैं कितने बड़े स्टार थे पाकिस्तान के, तो बहुत अलग दुनिया है वो, बस मिडिल क्लास नहीं है पाकिस्तान में। नहीं तो मैंने इसलिए भी थोड़ा आश्चर्य मुझे लग रहा है, मैंने आपसे अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम में तो वर्जित होता है, और आप बता रहे कि वहाँ लोग देर पूरी पूरी रात पार्टी होती है, सब कुछ है, तो ये मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ है, उनके सिस्टम्स में है, एक तरह से आप देखिए तो बड़ी करप्ट सोसाइटी है, उस हिसाब से देखिए आप। जी जी। तो वहाँ पे एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब के बड़े अच्छे मेरे मित्र थे। फिर एक वहाँ के PWD मिनिस्टर थे, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। तो अब ये लोग अगर आपको इनवाइट करते हैं तो पूरा आपके लिए सब इंतज़ाम होता है वहाँ पर, और ज़बरदस्त मेहमान नवाजी। ये मैच जीतने के बाद, जो मैच का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुशर्रफ जो देख रहे थे मैच, बहुत सारे मैं दोस्तों को लेके गया फिर, और कितनी मतलब क्या क्या कहानियां बताऊं। अब इसी मैच के एक दिन 24 घंटे के भीतर क्या होता है ये भी सुन लीजिए। ये है पाकिस्तान। अब क्या समझेंगे पाकिस्तान को लोग हिंदुस्तान में? एक दिन मैच हो रहा है, दोस्ती और बड़ा बढ़िया माहौल, इंडिया मैच जीत रही है, रात को जश्न, और बिल्कुल ही अलग माहौल में क्या बताऊं आपको। मैं मैरियट होटल में रुका हूं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से गए, सब बड़े बड़े लोग मैरियट होटल में, उसी होटल में रुके। आपको पता है अगले दिन शाम को 4 साढ़े 4 बजे उस मैरियट होटल पे एक जुलूस निकलता है उसी लाहौर की सड़कों पर, और मैरियट होटल में पत्थरबाजी हो जाती है। लोग बसों से भाग भाग के लाहौर से जाने लगते हैं बॉर्डर की तरफ। तो ये है पाकिस्तान, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। फिर हमारी भी ये हालत हुई, जबकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे जिंदगी में देख चुका था पहले। लोग घबरा गए कि नहीं अगली फ्लाइट से, हम PIA से आए थे, नहीं वापस चलते हैं। तो ये है पाकिस्तान। आप क्या कर सकते हैं? वो जो आए उसमें जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उसी शहर का माहौल खराब कर दिया जिसमें 24 घंटा पहले मैच हो रहा था। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। आवाम अलग है, वो एलिमेंट अलग है, वो सब नेचुरली एंटी इंडिया एलिमेंट है। नहीं तो ये जो आपने अभी जिक्र किया था कि ये जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, और उससे पहले हमने जब फिल्म का जिक्र किया था तो ये बात आई थी कि वहाँ पे जो गैंग्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, राइट? 2 ही चीज़ें पावरफुल मानी जाती हैं वहाँ पे, या तो जो सेना में है, ISI के साथ है एसोसिएटेड, वो मतलब ISI से आप समझ लीजिए गैंग को कहीं ना कहीं। अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन गैंग्स की पावर भी आती कहाँ से? आती तो पॉलिटिकल और पुलिस के सिस्टम से ही आती है ना। तो वही सारा इंटरलिंकेजेस तो धुरंधर में दिखाया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा और इसको समझने की आवश्यकता है। मैं प्रोपेगेंडा बुलाने वालों के खिलाफ नहीं हूँ, जिसकी जो मर्जी आए, बट मेरे लिए नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, तो वो सब इंटरलिंक्ड है ना आपस में। नहीं तो मेरा सवाल क्यों आया था कि मैंने कहीं पर पढ़ा था और उसमें ये जिक्र आया था कि इवन बेनज़ीर जैसे कद्दावर नेता जो वो पाकिस्तान में थी, और आई थिंक मुझे एग्जैक्टली वो इंसिडेंट याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था कि उनको भी रादर देन कि पुलिस पे उनका इतना भरोसा नहीं था, उन्होंने रहमान डकैत को अपने प्रोटेक्शन के लिए उनका मतलब मदद ली थी। कुछ इस टाइप का कुछ किस्सा है। जी जी, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। हाँ, इसके क्योंकि इस पर मेरी जब मुलाकात हुई थी बेनज़ीर से, तो इस पर चर्चा हुई थी, और बेनज़ीर को लगातार ऐसे बताया जा रहा था कि आप पाकिस्तान नहीं आइए, आप किताबें पढ़िए, सब डॉक्यूमेंटेड है, और आपकी जान को खतरा है। अब बेनज़ीर जिद में थी कि नहीं मैं तो पाकिस्तान जाऊंगी, और अंततः वो गई और मैं उनसे नहीं इंटरव्यू कर पाया। तो उन्होंने बताया था, ये तो नहीं कहा था कि अंडरवर्ल्ड या कुछ भी, ये कहा था कि हाँ मैं लोकल्स के से मदद लूंगी, और वो लोकल्स हमारे साथ है। क्योंकि वो एक ज़माने में कराची पर रूल करने वाले कौन थे? मुहाजिर मतलब हमारे यहाँ से गए हुए लोग। और पार्टी कौन सी थी? MQM। नेता कौन था? अल्ताफ़ हुसैन। तो पहले इसकी कराची के इतिहास को थोड़ा समझिए, फिर ये गैंग्स कैसे ऊपर आई, अल्ताफ़ हुसैन गया, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो ये लोग जो थे, ये बेनज़ीर की पार्टी से ज़्यादा झुकाव था। तो बेनज़ीर फेल्ट मोर कंफर्टेबल, ओके, क्योंकि उनको एस्टैब्लिशमेंट से तो डराया जा रहा था ना। इसलिए उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनसे आप हिफाजत की उम्मीद कर रहे हैं। जी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे लोकल्स कहा था, बट दैट लोकल्स आज ये साबित होता है ना कि वो लोकल्स कौन थे? यही लोग थे।
थोड़ा सा एक सवाल और हम चाहते हैं क्योंकि इस पे जिक्र हुआ और फिर आपने बताया कि जो तस्करी होती है वहाँ से पूरा किस तरीके से कराची और मुंबई और ये, तो वहाँ की चीज़ें जब हमारे यहाँ अपने देश में आती हैं उसका कितना बड़ा रोल है, खासकर अगर हम दो चीज़ों की बात करें, एक टेररिज्म और दूसरा तस्करी। देखिए, सबसे बड़ा इंडिया में जो इशू रहा है सालों साल, अब वो दो चीज़ों का रहा है जी। जिसमें पाकिस्तान स्मगलिंग में बहुत सफल रहा। फेक करेंसी नंबर 1, सबसे बड़ा रैकेट जो है वो फेक करेंसी का है, जो उसने इंडिया में आके अपने स्लीपर सेल्स के थ्रू पेनिट्रेट किया, जो इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और दूसरा, चूंकि वही समुंदर का रास्ता, वही रास्ता जो अख्तियार किया 26/11 के आतंकवादियों ने हमारे यहाँ पहुँचते हो। पोर्ट के बगैर तो आप कहीं स्मगलिंग कर ही नहीं सकते दुनिया में, कैसे कर पाएंगे आप? कोई रास्ता तो चाहिए, तो समुंदर ही सबसे अच्छा सेफ रास्ता होता है अंततः। और दूसरा ड्रग्स, ये दो चीज़ें जो हैं उस पर सच में हिंदुस्तान को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, या मतलब हिंदुस्तान जो सख्ती रखता है वो हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि इसका उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गलत पैसे को हिंदुस्तान में लाकर बांटने के लिए, टेररिस्ट फंडिंग के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। और वो पैसा कमाया कहाँ से जाता था? ड्रग्स और इलीगल वेपन से। तो ये बहुत बड़ा रैकेट था और जो हमेशा से हिंदुस्तान की एजेंसीज के लिए चैलेंज रहा है किसी भी सरकार में, तो सख्ती से उससे निपटना है और कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। जी, चलिए पाकिस्तान और फिल्मों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जिस पे हमने स्टार्टिंग में बात की थी नैरेटिव की, जिसको आपने सिरे से नकार दिया कि ये वर्ड ही नहीं है, हाँ, मुझे नहीं पसंद सही शब्द ही नहीं है। लेकिन अगर हम मीडिया की बात करें, राइट, तो मीडिया में भी आप देखते हैं कि दो धड़े देखने को मिलते हैं। आपने उस दौर की भी पत्रकारिता देखी है और की है, और बहुत खुल के की है, कि जहाँ पर इस तरह से ऐसे नहीं था कि लोग गोदी मीडिया या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें मीडिया के लिए, राइट। दो हिस्सों में बटा हुआ मीडिया नहीं था। तो आप मीडिया को कैसा देखते हैं, उस दौर का मीडिया और आज का मीडिया? नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। देखने की मतलब मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? जी, फैक्ट तो वही है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह का फ़र्क? क्वालिटी का फ़र्क है, रिसर्च का फ़र्क है, नॉलेज बेस का फ़र्क है, जानकारी का फ़र्क है, ये सब तो है ही। तो बस बहुत सतही स्थिति है जहाँ तक लोगों के जानकारी का सवाल है। अभी देखिए, मैं आपसे बहुत चर्चा कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहे, मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आज भी मैं इतने विषय हैं, जिन घटनाएं हैं, क्योंकि मैंने एज ए जर्नलिस्ट उनको कवर किया है, तो मैं उनके ऊपर बात कर सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऑटो क्यों नहीं पढ़ा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई रनडाउन नहीं फॉलो किया, मैं घंटों घंटों प्रोग्रामिंग की है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी लाइन को पढ़ने के लिए या हेडलाइन को पढ़ने के लिए, इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये था क्योंकि आपको जानकारी थी ना, आपको पता था, राइट। तो बस फ़र्क अगर आप जानना चाहती हैं यही है। इसके अलावा बहुत सारे और फ़र्क हैं, जो मार्केट प्रेशर है, जो इकोनॉमिक प्रेशर है, जो गवर्नमेंट प्रेशर है, तो बहुत सारे फ़र्क हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही थी कि वो फ्रीडम जो पहले होती थी मीडिया के पास, वो फ्रीडम अब नहीं देखने को मिलती है। नहीं, देखिए, वो फ्रीडम के डिबेट में अभी मीडिया पे मैंने बहुत बात की है और स्ट्रांगली उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ क्लिप्स हमने डाली हैं सोशल मीडिया पे, तो अभी मैंने उसके ऊपर बात की है, क्या उन बातों को दोहराऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रीडम को अख्तियार करके चल सकते हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है, मैं फिर जी मैं रिपीट करना चाहूंगा, हुआ क्या है कि केंद्र में है नरेंद्र मोदी एज ए सेंट्रल फिगर, केंद्र में तो वही है, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो एक हिस्सा है जो उनके साथ खड़ा रहता है और एक हिस्सा है जो उनके खिलाफ खड़ा रहता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो सब अपने को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, तो न्यूट्रल पत्रकार कहाँ है? एग्जैक्टली, यही सवाल मेरा भी था कि जब हम लोगों ने भी अपनी पत्रकारिता शुरू की थी, तो उस टाइम पे जब सवाल करने का मतलब होता था, सवाल एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कांग्रेस की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, एसपी की बात कर रहे हैं। मैंने अभी कहा, घंटों घंटों के मेरे पास शोज पड़े हुए 2012-13 के, और सारे बीजेपी वाले जो आज मिनिस्टर्स हैं, सब आते थे दौड़ दौड़ के मेरे प्रोग्राम में, कहते थे क्या साधुवाद, और तो हम किसको क्वेश्चन कर रहे थे? कांग्रेस को ना। हाँ बिल्कुल जी। ये चीज मेरी थोड़ी समझ के कहा, आप दोनों को बराबर में क्वेश्चन करिए ना, क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि एक पत्रकार का काम ही वही है। हाँ। आपको जहां, रादर देन आपकी पार्टी को छोड़ दीजिए किस पार्टी का, आपको जहां पे ये लगता है कि ये क्वेश्चन उठना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए, इस मुद्दे पर सवाल होने चाहिए। अब क्या हो रहा है कि प्रियंका, ये एक अलग पॉडकास्ट का विषय है, सब एक चीज नहीं हो सकती एक बार बात,
लेकिन ये तो सही है ना कि बिल्कुल साफ नजर आता है कि कुछ लोग पीछे पड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार हर 15 मिनट में गिराते हैं। खासतौर पे मैंने डिजिटल वगैरह पे एक दो बार ऑब्जर्व किया। अभी मैंने हाल में बोला, उस पर लोग बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं कि साहब ज्योतिष जो है, एक चैनल के, वो तो हर हफ्ते ही मतलब उनके पास ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र नरेंद्र मोदी के जो मोदी के पास भी नहीं है, उन्हीं के पास है, तो उसके हिसाब से तो मोदी जी कब का चले गए होते, उनकी कुर्सी कब की चली गई होती वो ज्योतिष के हिसाब से। तो ये सब क्या हो रहा है वो है, कि आप एक व्यक्ति को क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी के सामने विपक्ष के 3 नेताओं को आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको आंख खोल के रखना चाहिए और आपको दोनों से ही सवाल करना चाहिए, तो वही आपका काम है। आइडियली वही आपका काम है, बिल्कुल सही। तो मेरा पॉइंट बस ये है कि अब वो दिखने लगा है ना, तो चलिए आपने एक तरफ आरोप लगा दिया कि सब गोदी मीडिया है, ठीक है, बट आपका भी तो दिख रहा है ना कि आप एक तरफ तो सवाल पूछ ही नहीं रहे और एक ही तरफ आप दिन भर पूरे दिन मतलब आप चैनल चला रहे हैं, एक ही चीज को ढूंढते हुए, तो ऐसा हो गया है तरह का थंबनेल चलाते हुए। तो मतलब मैं भी शुरू में मैंने भी देखा, मुझे पसंद आया, मैंने कुछ लोगों को व्हाट्सएप भी किया, कुछ के साथ पार्टिसिपेट भी किया। फिर मैंने कहा यार ये तो मतलब ये तो बियॉन्ड लॉजिक है, क्योंकि हर आधे घंटे में सरकार गिरा देते। दूसरा भी आपने, चूंकि मैंने नैरेटिव को रिजेक्ट किया, तो एक और शब्द है, मैं उसको भी बता देता हूँ। वही मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था, जो मीडिया आपने छेड़ दिया है, मुझे भयानक नफरत है उस शब्द से, खेला हो गया। बिहारी शब्द है, बंगाली जी। 99% पत्रकारों जो ये कहते हैं खेला हो गया, उन्हीं को पता नहीं कौन सा खेला हुआ। जी। जैसे मैंने पॉडकास्ट में पूछा था, मैंने कहा जितने बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार हैं या बीजेपी के करीब पत्रकार हैं, इनमें से एक नहीं बता पाया कि नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष होने वाले। ये घंटों घंटों प्रोग्रामिंग चलाते हैं डिजिटल पे, 75 साल के मोदी जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, संजय जोशी आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, मतलब कुछ भी अपना चला रहे हैं। कहाँ है वो मुद्दे, कहाँ है वो लोग? तो एक तरफ ठीक है, आप वो बिल्कुल पूछिए सवाल, बट दूसरे साइड ने भी तो, यही तो मेरा अभी एक डिस्कशन में विषय था कि डिजिटल भी तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, वो क्यों टेलीविजन वाली गलतियां कर रहा है? बिल्कुल। तो आप भी तो व्यूज के चक्कर में, जैसे आपके एक नौजवान साथी ने यहां कहा, आप भी तो टीआरपी के चक्कर में पागल हुए जाते थे, अब आप व्यूज के चक्कर में पागल हुए जा रहे हैं। सबको सक्सेस चाहिए। कोई चीज, अब क्या होता है कि जो जेनेरिक ऑडियंस है, जो आपकी हमारी तरफ पत्रकार नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं कि वो समझ रहा है आपकी बात। और इसीलिए जैसे टेलीविजन की यूनिवर्स न्यूज का बदलते सालों, आपने पूछा ना क्या परिवर्तन हुआ, अरे सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि टेलीविजन का यूनिवर्स अगर इतना बड़ा था तो इतना रह गया, क्यों छोड़ के चले गए लोग टेलीविजन को? पूछे ना टेलीविजन चलाने वाले, नहीं देखना चाहते, लोगों को लगता है नौटंकी। तो बस न्यूज़ और अगर डिजिटल ऐसे ही चलता रहा तो लोग उसके बारे में ये सोचने लगेंगे। क्योंकि मैं अगर हर बार ऑन करूंगा और हर बार मोदी जी की सरकार जाएगी, जो कि जा नहीं रही है, एक बार भी चली जाए या कुछ हो जाए, कोई घटनाक्रम हो जाए, तो समझ में सिर्फ मोदी जी नहीं ना, आप जब युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में जब टेंशन वाला माहौल था, तो आपने देखा कि वो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद, वो हर फ्रंट पे है। आप देखते हैं एक्सेलरेशन जो है। जैसे अब मैं वही कह रहा हूँ ना प्रियंका जी, अब इस पे कितनी हम चर्चाएं करेंगे। चलिए थोड़ा सा, अब देखिए जो लोग कभी, अब कितना उनको जियोग्राफिकली आप एक्सप्लेन करेंगे, बड़े डिप्लोमैट्स के अलावा, बड़े एक्सपर्ट्स के अलावा, कैसे आप एक्सप्लेन कर? कॉम्प्लिकेटेड मुल्क है पाकिस्तान, गरीब मुल्क है पाकिस्तान, उसकी खुद की हालत बहुत खस्ता है। अब आप भाई जो गया ही नहीं वो जानेगा कैसे ना? नहीं, तभी तो हम आपके अनुभव जानना चाह रहे थे कि आप बेटर समझा पाएंगे। तो मैंने इसलिए समझाया आपको कि भाई वहां पर एक हाई क्लास है, एक लो क्लास है, मिडिल क्लास देश में ही नहीं है। फिर से वापस चले गए पाकिस्तान की तरफ, और जब इतना गरीब मुल्क है तो लोग अपनी जो ज़रूरत के मुद्दे हैं वहाँ पर काम करने के बजाय आतंकवाद और इस तरह की चीज़ें, गैंग वॉर, इन सब पे ज़्यादा क्यों वहाँ पर अभी भी? बेरोजगारी की वजह से। क्राइम का जनक सबसे बड़ा क्या होता है? बेरोजगारी, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमी, राइट, वही तो होता है और हर देश में होता है। मैं लैटिन अमेरिका बहुत ट्रैवल किया हूँ। अब देखिए वहाँ पर अपराध और कितने बड़े बड़े माफियाज का लेजेंड है। मेक्सिको गया था मैं, आई थिंक दो साल पहले, और अभी भी कार्टल्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो क्या बताऊँ आपको, तो जिस भी जगह पर शिक्षा कम होगी, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, तो अपराध तो पहला रास्ता होता है ना।
राइट नेचुरल है। जी। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आप तो बहुत लंबे टाइम तक एंकर्स के हेड रहे और बहुत सारे एंकर्स को आपने देखा काम करते हुए और आपने खुद एंकर के तौर पे आपकी बहुत अच्छी पहचान रही है। अगेन मीडिया से जुड़ा हुआ सवाल है और आप कहेंगे कि मैं काफ़ी हद तक जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या फ़र्क देखते हैं आप वो एंकर्स में और अभी के एंकर्स में। पढ़ाई लिखाई आपने बता दिया कि उतना आप डीप लोग नॉलेज नहीं है पत्रकारों के अंदर, चाहे वो एंकर हों चाहे पत्रकार हों आपके रिपोर्टर्स हों। दूसरा सवाल ये आता है कि जिस तरीके से चीख चिल्ला करके आप जब स्टूडियो के अंदर बैठे होते हैं, एक पार्टी का पक्ष ले रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, क्या एज एन एंकर ये ठीक है? ना। बहुत बड़े बड़े आज अपने आप को वो नाम बताते हैं और बहुत शुभकामनाएं उनको, जिनको मैंने काम सिखाया है पीसीआर में बैठ के जी। ट्रेनिंग दी है। तो कभी मैंने ना किसी को ये ट्रेनिंग दी, ना खुद किया, ना किसी और को बताया, और इसीलिए किसी ने नहीं किया। मेरे अंडर में सारे एंकर्स थे, जितने भी आप नाम ले सकते हैं एनडीटीवी इंडिया के। तो कभी जो कर रहा है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरी तो नहीं समझ में आता। मैं बहुत आक्रामक रहा हूँ, बहुत अग्रेसिव रहा हूँ। 85 शोज आपको भेज दूंगा, अपने 500 शोज आपको भेज दूंगा। लेकिन फिर गांधी जी की बात बहुत उपयुक्त है ना यहीं पर। गांधी जी ने तो कहा था बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव। तो ये फर्क ही नहीं जान पाए आज के एंकर्स। राइट, ऊंची आवाज करके असर्शन और अग्रेशन में क्या फर्क होता है वो जान ही नहीं पाए ना। राइट। अब उसके लिए वो भी दोषी नहीं है। एक तरह से मुझे दया आती है, उनको पास चाहिए है, इसलिए दया आती है क्योंकि जो न्यूज रूम का सिस्टम बना है वो सिस्टम ही ऐसा है कि वो क्या जानकारी हासिल करेंगे। आउटपुट के लोग आज की तारीख में संपादक हैं, सेल्समैन सीईओ हैं। तो आप क्या उम्मीद करेंगे मीडिया से? जर्नलिस्ट है कहाँ? तो मैं एंकरों से भी क्या उम्मीद करूंगा? जी। वो बेचारे अपने आए घर से तैयार होके 2 बजे 3 बजे जो भी समय डबना लग गए, धड़ाधड़ डेस्क दे रहा है, वो पढ़े जा रहे हैं, वो मतलब बस चल रहा है। फिर 5-7 खिड़की खोल के बैठ गए तो उसमें एक डिबेट नाम की चीज़ हो गई। बहुत लो कॉस्ट होता है ना, खर्चा बहुत कम होता है उसमें। राइट। ये दिस इज द पैटर्न। वो सिस्टम बन गया है, उसमें लोग जो एंकरिंग करते हैं वो बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है, वो गलत फहमी में रहते हैं कि बहुत बड़े एंकर हैं, तो बेचारे रहे। जी जी। अच्छा ये बताएं कि अगर आप जर्नलिस्ट नहीं होते, एंकर नहीं होते, तो क्या होते? 99% म्यूजिशियन या एक्टर। ओके। म्यूजिशियन तो हमें होता ही होता, मतलब अभी आपने एक्टर का जिक्र किया, तो आपकी तो आवाज़ अच्छी खासी है, पर्सनालिटी अच्छी खासी रही है, हाँ, कोई ऑफर मिला? मुझे 2003 में तो आई वाज परसूड हेविली टू डू फिल्म्स, बट उस समय ऐसा था मेरे अंदर कि जर्नलिज्म का कीड़ा था, तो मैं नहीं गया उस तरफ। बट यस आई वाज, बट उस समय इतना इन्फ्लुएंस था कि नहीं मुझे यही करना है। अब मैं उतना इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। अब तो मैं औपचारिक तौर पे ये कहता हूँ कि शायद अगर मैं अपने जीवन की घड़ी को वापस घुमा सकता होता, बिकॉज मैं यहाँ आया, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, माँ बाप नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई किसी का समर्थन नहीं, तो शायद मैं एडवर्टाइजिंग से शुरू किया मैंने एज अ कॉपी राइटर 20 साल की उम्र में विद हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स। और 20 साल की उम्र में अपनी पहली लिरिक्स लिखी थी मैंने श्याम बेनेगल के लिए, फॉर अ चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम ऑफ द यूनिसेफ। और वहीं पर मुझे किसी ने देखा था और वो मुझे टेलीविजन में लेके आया। इत्तेफाकन उस आदमी का नाम है राजेश शर्मा, वो मुझे जी में लेके आए और वहाँ पे मैं ज़्यादा दिन रहा नहीं। और फिर ऐसे ही मुझे कहीं पर प्रणॉय ने देखा तो वो मुझे यहाँ ले आए, तो ऐसे ही इट्स जस्ट हैपेंड। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मेरा कोई जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं था। तो शायद इफ़ आई कुड रिवाइंड द क्लॉक, मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि ये काम यहाँ आ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। कोई रिग्रेट लाइफ में? बहुत सारी, मतलब उस तो फिर कोई ऐसी जो यहाँ बताने लायक हो, जो लगता है जिससे कि हाँ किसी दूसरे को भी कोई सबक मिल ज़्यादा, मतलब एडवर्टाइजिंग और सिनेमा के ऑफर्स के बावजूद, एक क्रिएटिव पर्सन होने के बावजूद मैं क्रिएटिव साइड में फुल स्केल नहीं गया, वो रिग्रेट है। आई नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई लाइफ, आई थिंक दैट वुड हैव सूटेड मी मच मोर। सम क्रिएटिव प्रोफेशन वुड हैव सूटेड मी far more. I had already become a copywriter 20 साल की उम्र में, which doesn't happen. तो उसके बाद मैं टेलीविजन में आया। अभी क्या सोच रहे हैं फ्यूचर में, क्या प्लान है? नहीं, अभी तो बहुत काम कर रहा हूँ मैं, अपने डिजिटल एजेंडास पे काम कर रहा हूँ, अपनी फाउंडेशन पे काम कर रहा हूँ, which is for young musicians and writers. It's on empowerment and skill development. वो मेरा सपना है, दिल में रहा है हमेशा कि जो मेरी ज़िंदगी के साथ हुआ, अगर मैं चेंज कर सकता हूँ किसी और के लिए, कोई अच्छा म्यूजिशियन पैदा कर सकता हूँ, अच्छा राइटर पैदा कर सकता हूँ, एक
थॉट प्रोसेस के स्कूलिंग सिस्टम से, तो वो मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं आई क्रिएट दैट। सो ये दो चीज़ें हैं मेरी विच आई वांट टू pursue now. I've done film production. That was also very exciting, very learning थी. Co-produce किया फिल्में मैंने, तो वो भी एक अच्छा था. बट बेसिक आइडिया आपको टेलीविज़न, चूँकि हम लोग उस जनरेशन में निकल कर आए जिन्होंने दिखाया 24 आवर न्यूज़ टेलीविज़न इंडिया को, तो बेसिक सेंस अगर आपको प्रोडक्शन का है तो वो आपको बहुत काम आता है. जैसे यश अंकल मुझे कहते थे, यश चोपड़ा, कि भाई मुझे तुम फिल्म के बजट पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते क्योंकि मैंने लाइटें उठाई हैं. तो एक बार एक किस्सा है छोटा सा, मुझे याद है अभी, यश चोपड़ा के ही ऑफिस में, उनके स्टूडियो में, यश जी के, मैं, प्रणॉय, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा बैठे थे. तो वो थोड़ा पंजाबी, उनका मतलब बहुत डिक्शन उनका थोड़ा कंफ्यूजिंग था और बाकी लोग अच्छा बोलने वाले. तो अपने स्टाइल से उन्होंने कहा था, मैं अपने लड़के को भी कहता हूँ, शी वॉज रेफरिंग टू आदित्य चोपड़ा, फिल्म का बजट नहीं मुझे तुम लंबा लंबा चौड़ा जैसे आजकल होता है ना, इतना खर्चा, ये वो नहीं बता सकते. तो फिर नेशनल अपनाने भी कहा, भाई हम लोग भी उस जनरेशन आते हैं जिसने लाइटें उठाई हैं, VTR उठाए. मैंने भी 200 किलो का VTR उठा के भागा हूँ बाइक लेने के लिए. तो जिसने वो जनरेशन देखा है तो उसको बेसिक समस्या पता होंगी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो ग्राइंड ही नहीं उन्होंने फेस किया. हम लोगों के लिए तो एक पीस टू कैमरा लग गया, बहुत बड़ी बात है. हम जर्नलिज्म में एंकर बनने थोड़ा आए थे, ये तो आते ही एंकर बनने. अब तो आप जिससे भी पूछेंगे, मैंने पढ़ाया भी एक्चुअली बीच में यूनिवर्सिटी में, मैं देख रही थी वहाँ बच्चों से पहला क्वेश्चन पूछोगे क्या करना है जर्नलिज्म में, क्यों आना चाहते हो, जो पहला क्वेश्चन होता है किसी भी टीचर का, एंकर बनना है. हर किसी को सिर्फ एंकर बनना है. आप सोचिए ना, आपने मेरे मुंह से इतनी देर बातचीत में सुना कि मैं अपने आप को एंकर कहता हूँ, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट कहता हूँ. भले ही आज कहोगे शायद मैं कुछ और भी करता, लेकिन फिर भी जो काम मैंने किया उसके लिए मैं अपने आप को जर्नलिस्ट कहता हूँ. 25 साल एंकरिंग करने के बाद मैं अपने आप को एंकर नहीं कहता. तो ये अब ऑब्सेशन है लोगों का, मैं क्या कर सकता हूँ. जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बेवकूफ़ मिले और वो ख़त्म भी हो गए वक्त के साथ. अब उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था एक्टिंग का, और मैं देख के बड़ा हैरान रहता था इस प्रोफेशन में आए क्यों हैं, क्योंकि वो लास्ट ही नहीं करेंगे और नहीं लास्ट किए. तो अब आपका अगर कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको एंकरिंग करनी है और एंकर बनना है, तो अब कोई, भाई मैं क्या मदद कर सकता हूँ किसी की. आपके बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप कितने नाम सुनना चाहेंगी, चाहे वो आज तक में हो आज या कोई और चैनलों में हो. कितने लोग तो हमारे पास नौकरी मांगने आते थे, कितनों के मैंने TV9 में कोई है, मतलब बहुत सारे, कितने नाम बताऊँ आपको. तो जॉब के लिए समय आते थे. अब वो आज बहुत सफल हैं क्योंकि आज पत्रकार नहीं है एंकर, इसलिए वो सफल हैं. लेकिन मैंने उनको नहीं हायर किया क्योंकि उनके अंदर मुझे पत्रकार नहीं नजर आया. बट मेरी सोच गलत थी आज के युग के हिसाब से, क्योंकि आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की एंकरिंग चाहिए वो कर रहे हैं. उनका मतलब ही नहीं था कभी जर्नलिज्म से. देखिए सर, धुरंधर का एक और सवाल जो आता है, जो छोड़ के जाती है फिल्म, वो ये है कि कभी भी इंडिया ने या किसी भी देश ने अपने किसी एजेंट के बारे में एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, ये हमारा एजेंट था और ये वाकई वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहा था या कोई जासूसी कर रहा था हमारे लिए. अब इस फिल्म में तो क्लियर कर दिखाया कि रणवीर सिंह एक इंडियन एजेंट है. बाकायदा आप देखते हैं कि अब मैं नाम क्या लूँ, आप जानते हैं किस तरह की सारे सरकार के तमाम लोग उसमें जो हैं आपके, वो वहाँ पे उनको गाइड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ बताया जा रहा है. तो अब ये सवाल भी आता है कि क्या इससे पूरा हालांकि फिल्म है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ एस्टेब्लिश नहीं होती है कि हमारे एजेंट पाकिस्तान के अंदर हैं और उसको सपोर्ट करती है सरकार. दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी अपनी एजेंसीज नहीं होती और उनके एजेंट्स जो उनके कंसर्न्ड मुल्क हैं उसमें नहीं ऑपरेट करते. CIA हो, मोसाद की तो मैं बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ और कमाल की उनकी क्लासिफाइड फाइलें खुल के बस 20 25 साल बाद निकल कर आ रही हैं. तो फिल्म के ज़रिए दिखा दिया गया. सलमान भी पहले एक फिल्म में रॉ के एजेंट बन चुके हैं. तो अब रॉ में हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ठीक है, लोग मुस्करा लेते हैं. बट ये तो रियलिटी है कि हमारे एजेंट्स पाकिस्तान में होंगे और ऐसे कितने लोग वहाँ रहे हैं, POWs भी हो गए हैं. तो ये सब कहानियाँ पहले आ चुकी हैं ना, तो वही नई चीज़ तो है नहीं ना, कोई नया बात नहीं बता दी है फिल्म ने कि पाकिस्तान में हमारे एजेंट्स हैं. लेकिन चूंकि ये बात फिल्म दिखा रही अलग बात है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर, कोई भी नहीं करेगा. आपने खुद ने कहा कि कोई भी मुल्क नहीं करता, कोई ऑफिशियली नहीं करता, राइट. बट इस फिल्म में आप दिखाया जा रहा है कि सरकार उसमें NSA है, वो भी दिखाया जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो सब कुछ यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, फिर बाकायदा. हाँ, बट ये टेक ऑफ, ये सीरियसली प्रियंका टेक ऑफ है हॉलीवुड से.
Okay. बिकॉज इफ यू वॉच, अगर आपने हॉलीवुड फिल्में देखी हों और से, और पॉलिटिकल फिल्म मुझे थ्रिलर्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि अमेरिका की भी एक सोसाइटी का हिस्सा बहुत करप्ट है, और आप देखिए ट्रंप पे क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं आज की तारीख में, तो वो बहुत खुल के दिखाते हैं। अब चार्ली विल्सन्स वॉर है, कमाल की फिल्म टॉम हैंक्स की, कि कैसे एक छोटी सी वॉर को, यही अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर, एक बड़ी वॉर में तब्दील किया जाता है। तो वो साफ साफ दिखाते हैं कि CIA ऑपरेटिव्स, CIA एजेंट्स कैसे ये सारे खेल खेलते हैं। तो शायद उसको देखते हुए इन लोगों ने कहा ठीक है हम भी, बट हमारे यहाँ एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, ये पहली बार नहीं दिखाया गया, इसको क्लैरिटी से समझ लीजिए। जी जी, हाँ पहली बार नहीं दिखाया गया, लेकिन अभी ऑफिशियली तक जो फिर फिल्में मैंने आती कहा कि ये एक ऐसा विषय है जो ना कोई सरकार ऑफिशियली एडमिट करती है ना कभी करेगी। हालांकि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आज अमेरिका में बन चुकी हैं जो मैं खुद देख चुका हूं, जिसमें वो पायलट्स पूरा पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब करते हैं वर्चुअली, जिसमें ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करके मारा गया था। तो आई हैव आल्सो स्टार्टेड वाचिंग हाँ, दैट, जो आप तो ये सब आज ये सारी जानकारियां उपलब्ध है, ये उतनी छुपी हुई नहीं है। Right. अब प्रिंस एंड्रूस का नाम आने के बाद एप्स्टीन फाइल्स में आप देखिए कि ब्रिटिश मीडिया इन पर्टिकुलर, और उसमें स्टेट ब्रॉडकास्टिंग BBC, तो कहाँ तक वो गया टू इन्वेस्टिगेट प्रिंस एंड्रूस। तो अब इंफॉर्मेशन युग है, तो आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। एक और सवाल जो कि हमने बातचीत के बीच में जिक्र किया था, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से मैं जानना चाहूँगी। हम बात करते हैं नेक्सस के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर है, वो आपके गैंग्स हो गए, दूसरा आपका फौज या ISI, कुछ भी कह लीजिए, उन दोनों बीच में कैसे काम करते हैं लोग आपस में मिलकर के, और उसमें राजनीति कहाँ इन्वॉल्व है? नहीं, पॉलिटिशियन हमेशा इन्वॉल्व होता है, राजनीति कहाँ इन्वॉल्व है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि राजनीति ही तो इंटरफेस होती है। जनता से डील करने वाला नुमाइंदा कौन होता है? पॉलिटिशियन ना। जी, ना फौज वाला सामने आता है, और ISI वाला तो फिर वही है, सामने आता ही नहीं। क्या ISI के ऑपरेटिव नहीं होंगे हर जगह? तो इंटरफेस कौन होता है? वो पॉलिटिशियन होता है, जो चेहरा होता है सामने। तो इसीलिए इस नेक्सस को हर दुनिया में हर जगह ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से नेक्सस इस्तेमाल होता है कि पॉलिटिशियन के थ्रू अपने उन कामों को एग्जीक्यूट कराओ, या पुलिस को कंट्रोल करना है, या असलम चौधरी बनाने हैं, पॉलिटिशियन के थ्रू करो। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है, होता तो हर जगह अब है तो अभी ज़्यादा कम तो नहीं, उसका कोई ऐसा कोई फैक्ट फाइल नहीं है जिससे आकलन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सब पाकिस्तान में बहुत पहले से रहा है, कोई ये सब नई बातें नहीं है। भाई जिस मुल्क में मतलब इस्टेब्लिशमेंट की कितनी खराब हालत है, मुल्क बनाने वाले के साथ क्या हुआ जिन्ना, कोई हेड ऑफ स्टेट अपना टर्म कभी नहीं पूरा कर पाया कोई। और जिस मुल्क में हेड ऑफ स्टेट्स को फांसी पे लटका दिया जाए, मार दिया जाए, मतलब छोटी बातें नहीं है ये। आई नो। तो आप मुल्क का हाल समझिए, और उसमें फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की ताकत समझिए। आप किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी आप इमरान खान को जेल में डाल रहे हैं, सुनील गावस्कर अपील कर रहे हैं पूरी दुनिया के कैप्टन से, उसके बाद एक कैंपेन क्रिएट कर किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इमरान को ये लोग कुछ करे ना, इमरान हिफाजत से होने अंदर। तो आप मुल्क के हालात तो देखिए, राइट। ये कहाँ है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के नाम पर क्या दिखावा है? क्या लगता है आपको भविष्य पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान का टूटेगा? भविष्य, बहुत साल पहले भी ये सवाल मुझसे पूछा था किसी ने एक इंटरव्यू में। तो भाई देखिए, पाकिस्तान खैरातमंद देश है, मतलब अब ये किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल करना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन वो जो एड्स मिलती हैं उस पर चलता है। एक समय उसका सबसे बड़ा एड देने वाला अमेरिका था, और आज वो 50% करीब आप मान सकते हैं। अब इसमें क्या डिटेल्स में हम जाएंगे, बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स, वो चाइना की भूमिका आ रही है हिंदुस्तान की वजह से, क्योंकि चाइना को वही एक रास्ता मिलता है हमारे ऊपर डोमिनेंस का, नॉर्थ ईस्ट के अलावा। वो ये हालात तो ही, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी पे कोई काम ही नहीं किया। टूटता हुआ दिख रहा है आपको पाकिस्तान? वो भी हो सकता है, उसके 4 हिस्से हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पर। अब बलोच के जो है ताबिश बुख्ती को मैं पर्सनली जानता हूँ, जो वहाँ के प्रिंस थे, और एक ज़माने में हम दुबई में मिलते थे, तो तब से वो बताते थे कि अनरेस्ट कितना है और लोकल्स में। तो हो सकता है कल को वो अनरेस्ट हो जाए, और फिर आरोप तो लगेगा हिंदुस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तान ने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो हमारे ज़्यादा आइडियोलॉजिकली करीबी रहे। तो ये सब डिप्लोमेसी के खेल हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक आखिरी बार इतनी सारी बातचीत को लेकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान
एक बहुत बड़े अमेरिकन डिप्लोमेट हुए थे, आपको जरूर पता होगा, हेनरी किसिंजर। उनसे मिला भी हूं। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी खुद अमेरिका के बारे में, दैट यू कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद अमेरिका। इसीलिए सिमिलरली मैं ये कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के लिहाज से, पाकिस्तान की हुकूमतों के लिहाज से बहुत अच्छा दोस्त आप उसको पूरी तरह से नहीं बना सकते। आवाम एक अलग बात है, बट जो हुकूमतें जिस तरह की वहां आती हैं और जाती हैं, आप कैसे रिलाई कर सकते हैं उनके ऊपर। जी। एक बार मैंने अपने एक शो में एक बात कह दी थी, नया नया पाकिस्तान से लौट के आया था, थोड़ा जोश रहा, और मुझे भी याद है बहुत बवाल कर गया था इंडियन कांग्रेस की सरकार की। और मैंने साफ कह दिया था टेलीविजन पे कि क्यों ये सब बातें आप करते हैं, सेक्रेटरी लेवल और ये लेवल और बायलैटरल, सीधे से फौज से ही बात कर लीजिए ना, चलाती तो वही है। जी। अब लोग अरे बाप रे बाप, ये कैसे कह सकते हो, फिर वही बात ना, एडमिट नहीं करना। अरे एडमिट क्या, ऑनेस्टी है। ये सब टॉक्स करने से फायदा क्या है? राइट। चलाते तो हाथ में तो सत्ता उन्हीं के, चाहे पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, बैठाना उनको ही मुशर्रफ को है, हटाना उनको ही मुशर्रफ को है। तो आप उन्हीं से बात करिए ना सीधे। जी। आज भी वही हालत है, आज भी वही आसिफ मुनीर का खेल देख लीजिए। तो कुछ कहाँ बदलता है पाकिस्तान में ये सब खेल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम बातें हमने आपसे की, बॉलीवुड के बारे में जाना, ऐसे अनसुने किस्से भी सुने। शुभकामनाएं हैं हमारी, जो आपने बहुत सारे अभी प्लान हमें बताए कि फ्यूचर में आप कुछ कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं वो सब करने के लिए। जी, जी। और फिर किसी विषय पे एक दिन आराम से विस्तार से आपसे बातचीत होगी। थैंक यू, तहे दिल से सो मच शुक्रिया। प्रियंका, जी। गॉड ब्लेस यू।